Good evening to all. Myself is Dr. N.S. Sivani. Here at this point, someone asked me to make a short note on Indian polity, so I decided to make it. My Indian polity notes is fully based on our constitution, written by Subhash Kashyap. Here I would like to define the constitution. What is a constitution? The constitution of a country lays down the basic structure of the political system under which its people are to be governed. It establishes the main organs of the state, the legislature, the executive and the judiciary. हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है, ये तीन मेन ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. All these are very important. In a democracy, sovereignty vests in the people and ideally the people govern themselves. अगर हम डेमोक्रेसी में देखेंगे तो डेमोक्रेसी हमेशा पीपल के द्वारा किया जाता है. पीपल got their own representative. Many a times we can see that there are somewhere some democracy is a direct democracy and some are indirect. The constitution of a country may also be described as its fundamental foundational law which ordains the fundamentals of its polity and on the altar of which all other laws and executive acts of the state are to be tested for their validity and legitimacy. अगर इसके आगे हम देखना चाहेंगे तो इस पे भी हम एक फोकस डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वुड नॉर्मली कवर एंड कनोट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एज कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो भी रहता है उसको फुल्ली डिफाइंड रहता है और एक एक चीज रिटन रहता है जिसके आधार पे हमारे कंट्री को हम रन करते हैं. On the next, constitutionalism. The constitutionalism is that of a polity governed by or under a constitution that ordains essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary, authoritarian and totalitarian rule. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ऑथोरिटी देता है रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए बस, लेकिन वो इतना ज्यादा ऑथोरिटी नहीं देता है कि आर्बिट्रेरी, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल में कन्वर्ट हो जाए. बहुत जगह हम देखेंगे तो बहुत जगह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत जगह अनरिटन होता है. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. Constitution of India, the first constitution of India framed and given to themselves by the people of India, was adopted by the Constituent 49. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसे हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को. It came into full operation with effect from 26 जनवरी 1950. इसका ऑपरेशनल रूप अगर हम देखेंगे तो ये 26 जनवरी 1950 में फुल्ली इफेक्टिव हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. ओरिजिनली जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया उसमें 22 पार्ट्स हुआ करते थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे. Now the Constitution of India has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. At present we have 448 articles and 25 parts and 12 schedules. इसके आगे ये हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर डाइवर्स एंड मेनी. जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो बहुत जगह से, जो भी अदर कंट्रीज में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी जो भी कंसेप्ट थे, उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोशिश किया उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब करने का. दीज आर बोथ इंडिजिनस एंड फॉरेन.
The founding fathers made it very clear that they were not writing on a clean slate. They took a conscious decision not to make a complete departure from the past, but to build on the existing structure and experience of the institutions already established. उनका ये भी कोशिश था कि जो भी हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसको भी हम इसके अंदर में सम्मिलित करें और इसकी जो भी प्रक्रिया अपनाई गई उसमें डिमांड फॉर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाज मेड एज अर्ली एज इन 1980 एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले जो डिमांड उठा था उसे हम देखेंगे तो 1918 में बॉम्बे सेशन में किया गया था। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल finalized by the National Convention in 1925 embodied a specific declaration of rights like equality before law, fundamental of speech, assembly and religion. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स जिसे नेशनल कन्वेंशन इन 1925 में इम्बोडिड किया गया, इसमें एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स था जिसमें हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी इक्वल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, assembly and religion, etc. The Motilal Nehru Committee appointed in 1928 by the All Parties Conference in its reported declared that the first concern of the people of India was to secure justifiable fundamental human rights. 1928 में एक कमेटी गठित की गई थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी जिसे हम कहते हैं। 10 of 19 fundamental rights incorporated in the Nehru Committee report appear in the Constitution of India substantially unchanged. जो भी उस कमेटी के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो जिक्र किया गया था उसमें से 10 फंडामेंटल राइट्स को हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। द कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ 1931 contained a specific enumeration not only of fundamental rights but also of fundamental duties. 1931 में कराची सेशन के दौरान हम देखेंगे उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में ना जिक्र करके उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इन्यूमरेट किया गया था। A parliamentary system with a government responsible to parliament, safeguards for minorities and a federal polity contained in the constitution could also be said to have and their sources in 1928 नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी में ही ये था कि जो भी हमारा फेडरल पॉलिटी है, माइनॉरिटी राइट है, उसको उसमें इंक्लूड किया गया था। फाइनली नियरली 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेड टू बी अ रिप्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके 75% पार्ट्स को हमने अडॉप्ट किया। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड प्रोविजंस रेगुलेटिंग यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एटसेट्रा वेयर लार्जली बेस्ड ऑन द 1935। जो भी इमरजेंसी डिक्लेरेशन वगैरह का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजन है उसको 1935 से हमने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने अपनाया है वो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर came from the British and provisions making the president the executive head of the state and the supreme commander of the armed forces and the vice president of the ex officio chairman of the council of states were based on the यूएस मॉडल। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर को हमने ब्रिटेन से लिया। उसके अलावा प्रोविजंस मेकिंग द प्रेसिडेंट द एग्जीक्यूटिव हेड बनाना, सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस का बनाना, वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाना, ये सारी चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। The Bill of Rights enshrined in the US Constitution could also be said to have inspired our fundamental rights। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अगर देखते हैं,
तो ये भी हमारा बिल ऑफ राइट्स इंश्राइंड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स, जिससे हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स को अपनाया। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटर एलिया influenced the federal structure and the provisions relating to United States relations and the distribution of powers between the union and the state। अगर फेडरल सिस्टम को हम देखेंगे तो ये हमने कनाडा से अपनाया। The concurrent list in the 7th schedule provisions regarding trade, commerce, intercourse, and parliamentary privileges were modeled presumably on the Australian Constitution। Concurrent list जो है 7th schedule में हमारा ट्रेड, कमर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह जो है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया। द इमरजेंसी प्रोविजंस वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन रिच। जर्मन से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम बंडल ऑफ ब्रोइंग्स भी कहते हैं, लेकिन ये है कि इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट एंड मोस्ट वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छी अच्छी चीजें जो भी दिख रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो भी चेंजेस आए थे और जो भी बहुत सारी प्रोविजंस ऐसे थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड अदर प्रोविजंस को जो वर्ल्ड और इस कंट्री के लिए जरूरी लगे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अपनाने की कोशिश किया। थैंक यू।